हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स जो कि गणित प्रकाश है उसके चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स के लेक्चर सेकेंड पे आ गए हैं बेटे। अगर आप चैनल पे न्यू है देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ आप जाएँ पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखें ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएँ। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। वी हैव लर्न टू राइट एक्सप्रेशन एज सम ऑफ टर्म्स। आपने देखो एक्सप्रेशन को दो टर्म्स की एडिशन में लिखना सीख लिया। इट बिकम ईजी फॉर अस टू रीड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये हमारे लिए ईजी है बेटे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ना, है ना। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया बेटे, जो सिर्फ नंबर्स के टर्म्स में है उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैनी टाइम्स दे कुड हैव बीन रीडिंग इन मल्टीपल वेज। ज़्यादातर केसेस में, है ना, हम कई केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि उसको कई तरीक़ों से देखा जा सकता है। जैसे बेटे इस 2+3 को मैं ये भी तो देख सकता था ये 4+1 है ना। तो एक से ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को देखने के, ठीक है। एंड इट वाज कंफ्यूजिंग, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। अब देखो मैंने ये सीधा लिख दिया, आपके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए था इस 3 को मैं लिखता 2+1 और एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये 2+2 मिलके क्या बनाता 4 और ये वाला 1 यहाँ पे आता, है ना। तो अगर मैं सीधा कर देता, सीधा जैसे मैंने किया, ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग है कैसे लिख दिया 4+1। अब उसके बाद बात आती है बेटे वी यूज स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है बेटे इधर से उधर करना। मान लो ये यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे दूसरा खड़ा है, तो स्वैपिंग मतलब इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, अदला बदली। स्वैपिंग मीन्स अदला बदली। एंड ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग ये देखो बेटे जैसे हमने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद इसको एक साइड ग्रुप कर दिया इन दोनों को और इसको अलग ग्रुप कर दिया और फिर इकट्ठा करके लिख दिया, है ना। एडिंग नंबर बाय ग्रुपिंग देम कन्वीनियंटली, और हम क्या करते हैं नंबर्स को ऐड करते कैसे, उनको कन्वीनियंटली ग्रुप कर करके अलग अलग। कन्वीनियंटली मतलब सही तरीके से, जो आसान हो या जो सहज हो उस तरीके से हम उसकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। टू फाइंड इजी वे ऑफ इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो अगर आप स्वैपिंग या ग्रुपिंग करते हैं तो इससे एक्सप्रेशन की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। ये यहाँ पे भी बेटे 5 के बराबर था, है ना, ये यहाँ पे भी 5 के बराबर है और ये ऊपर भी किसके बराबर है, 5 के बराबर ही है ना। इससे फाइनल आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता। वी ऑल्सो लर्न टू यूज ब्रैकेट इन द एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग ब्रैकेट विद नेगेटिव साइन आउटसाइड। हमने बेटे क्या सीख लिया, ब्रैकेट का यूज़ करना भी सीख लिया। जैसे मान लो इसी को ही अगर मैं लिखता तो इसको कैसा लिख सकता था ब्रैकेट में। मैंने इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, बोर्डमास क्या कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 2+2+1 लिखा मैंने, है ना। तो अब इसमें मैंने क्या किया, ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, है ना। और अगर मैं इसको ऐसा लिखता 6-1 तब भी मैं ब्रैकेट का यूज़ करके इसको क्या लिख सकता था, 5 लिख सकता था। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि ब्रैकेट के बाहर एक नेगेटिव साइन का भी यूज़ हमने देख लिया। वी लर्न द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरीके से होती है। एक होती है बेटे ओवर एडिशन, एक होती है ओवर एडिशन, है ना। ओवर एडिशन, ओवर एडिशन में क्या होता है बेटे कि ए बाहर पड़ा है, B+C लिखा है कहीं पे, तो B+C कैसे सॉल्व होगा बेटे, A × B+A × C। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ए का डिवीजन कर दिया हमने, इधर भी दोनों साइड बांट दिया, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक माइनस में भी होते हैं बेटे, ओवर सब्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको कैसे लिखते हैं, A × B - C, और वो क्या लिखी जाती है, A × B - A × C। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने सीख ली। लेट अस रिवाइज दिस कंसेप्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हम इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके इन जो ग्रुपिंग है, स्वैपिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है, इन सब का यूज़ करके आप ये जो अंडरलाइन आपके पास क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए बेटे कैसे करते हैं। पहले एक्सप्रेशन को देखो बेटे, इसको छोड़ दो बेटे, इसको मत देखना नीचे सॉल्यूशन। आप पहले एक्सप्रेशन को देखिए। दिस इज रिटन एज 23 -10 × 2। अब बोर्ड मास क्या कहता है बेटे, बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो। करा है ना आपने, छोटी क्लासेस में सीखा है, BODMAS बोर्ड मास।
कहने का मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 23 माइनस, ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको क्योंकि इसको पहले सॉल्व करना है, 10 इंटू 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, 23 माइनस 20, है ना, 10 इंटू 20 हो गया ना, और 23 में से 20 चले गए तो आंसर कितना है बेटे, 3। तो इसका मतलब पहले का आंसर कितना है बेटे, 3 आ गया हमारा। अगला देखो बेटे, अब इसकी ग्रुपिंग करनी है, आप कैसे मर्जी ग्रुपिंग कर सकते हो। देखो जहाँ से मेरे को कटता हुआ आसानी से नजर आए मैं उसकी ग्रुपिंग पहले कर दूंगा। जैसे अगले क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहा है, 34 माइनस 14, मैं इन दोनों की ग्रुपिंग पहले कर देता हूँ। फिर कितना लिखा है, प्लस में 20। तो आप इसको कैसे करेंगे, 4 में से 4 गए 0, 3 में से 1 गया 2, 20 बच गए यहाँ पे। 20 बचते ही बाद में कितना है, 20। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करने थे, ब्रैकेट, तो मैंने ब्रैकेट सॉल्व की। 20 और 20 कितना है बेटे, 40। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है बेटे, निकल के 40 आया आपके पास। अगला देखो, अगला भी ग्रुपिंग करना आसान है। मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ बेटे। इस ब्रैकेट को हटाने के बाद मैं इसको लिखता हूँ 68 माइनस 18, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी मैंने, और प्लस में कितना कर दिया मैंने, 13। क्यों, 8 से 8 जाता हुआ मुझे आसानी से दिख रहा है। 8 से 8 जैसे ही जा रहा है तो यहाँ पे आएगी 0, 6 में से 1 गया 5। अब 50 और 13 को जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है बेटे, आंसर कितना आएगा, 63। तो इसका आंसर कितना आया, 63 आ गया, है ना। पाँचवें का आंसर कितना आया, 63। अगला देखो बेटे, हमने सीखा है बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है 20 जमा 8 इंटू 16 माइनस ऑफ 6 दे रखा है आपको, है ना। 20 प्लस 8 इंटू 16 माइनस 6 दे रखा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 20 प्लस 8 इंटू 16 माइनस 6 इज 10। फिर आपको पता है बोर्ड मास कहता है ऑफ सॉल्व करो, ऑफ यहाँ पे है ही नहीं। फिर हमें डिवाइड सॉल्व करना है, डिवाइड भी यहाँ पे नहीं है। फिर हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर सॉल्व करते हैं तो इसको लिखा जाएगा 20 प्लस 8 इंटू 10 इज 80, और 80 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब 7th क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटे, 100 आ गया, है ना। अब आ जाओ इधर बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, आपके पास कितना है, 83 है। 83 प्लस 28 माइनस में 13 एंड प्लस में 32 है। अब आप क्या करो, इसकी स्वैपिंग कर दो। अगर मैं इसकी स्वैपिंग करूंगा तो ये 3 यहाँ से माइनस हो सकता है आराम से। तो मैं इसको तो यहाँ लिख देता हूँ बेटे, और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने इसकी स्वैपिंग की, देन दिस बिकम्स 83 माइनस ऑफ 13 प्लस में 28 प्लस ऑफ 32। अब आसान है बेटे, देखो 3 में से 3 गए 0, 8 में से 1 गया 7, 70 बच गया यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे 2 इधर दे देंगे तो 30 बन जाएगा, 30 और 30 कितना बन जाएगा, 60, है ना। 6 और 6 12, ये कितना बना, 130, है ना। ये कितना बना, 130। 0 की 0 और 7 5 12 होता है ये, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये कितना बना बेटे, 130। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 130 है। अगला देखिए बेटे, अगले में गिवन है 42 प्लस में 15 माइनस में 8 माइनस 7। हमने क्या सीखा बेटे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 42 प्लस 15 माइनस में 8 माइनस 7 इज प्लस 1, प्लस के 1 कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कितना हुआ बेटे, 42 प्लस में 15 माइनस 1 हो गया आपका। तो इसका मतलब ये बना 42 प्लस में 14 बच गया। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दिस इज 56। एक लास्ट बचा बेटे, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमने सीखा है कि बोर्ड मास कहता है बेटे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। हम इसको ऐसा कर देते हैं बेटे, इसकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ये कितना बना, 7 चौके 28, 7 चौक 28, 7 4 ज़ा 28 बन गया। 7 चौक 28 प्लस में 6 नेम 54, 54 ये बन गया बेटे। और अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, 8 और 4 कितना हो गया, 12 का 2, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8, 82 यहाँ पे हो गया बेटे। ठीक है, 8 4 12 का 2, 1 कैरी में गया, 5 2 7 और 1 8, 82 आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे आपको कह रहा है लेट अस नाउ इवैल्यूएट, ये आपको सॉल्व करके दिखा रखा है बेटे, इसमें ग्रुपिंग वगैरह करके दिखा रखी है। तो आप इजीली इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मैंने आपको ऊपर सिखा दिया कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आ जाइए आप। ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आल्सो टेक नंबर वैल्यूज व्हेन द लेटर नंबर
व्हेन द लेटर नंबर क्या होता है बेटे, अल्फ़ाबेट्स, लेटर नंबर दे कंटेन आर रिप्लेस्ड बाय नंबर्स। फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी अपने आप में, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये है, लेटर नंबर है ना इसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, कहता है ये भी अपने आप में न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वैल्यू ले लेते हैं जब लेटर नंबर को हम टर्न किस में कर देते हैं, नंबर में। जैसे ए को आपने बदल दिया 1 में, है ना, अगर आप ए को 1 में बदल दोगे तो ये फाइनल एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ बता रखी है इसमें। इन द एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर फाइंडिंग शबनम एज, ये बेटे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर रखा है कि जब शबनम की एज निकालनी थी, आपको याद हो अगर आपको, शबनम कितनी बड़ी थी, 3 ईयर ज़्यादा बड़ी थी, किससे, आफ्ताब से, है ना। तो वही चीज़ बता रहा है, कह रहा है आफ्ताब इज 23 ईयर ओल्ड, वी रिप्लेस द लेटर नंबर ए इन द एक्सप्रेशन a + 3 बाई 23, इट टुक्स द वैल्यू 26, है ना। ये क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है जब आफ्ताब की एज 26 थी तो हमने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया किससे, 26 से, 23 थी। ये लास्ट में क्वेश्चन था ना बेटे कि अगर आफ्ताब की एज 23 है तो शबनम की एज बताओ, तो हमने क्या कहा था, शबनम की एज किसके बराबर है, आफ्ताब की एज में 3 जोड़ दो। और अगर ऐसी बात है तो हम कह रहे हैं कि शबनम की एज किसके बराबर है, 23 + 3। और देखो ये फाइनल आंसर, इसका न्यूमेरिक आंसर आ गया था ना 26, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है जी। अगला देखो, अगला कहता है ओमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कह रहा है मल्टीप्लिकेशन सिंबल कैसे होता है ना। अब समझते हैं इस चीज़ को। लुक एट दिस नंबर सीक्वेंस, आपको ये नंबर सीक्वेंस देखना है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, आपको पैटर्न समझने हैं बेसिकली मैथ्स में, पैटर्न कैसे कैसे बन रहा है। देखो 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 4 3 ज़ा 20 12, देन 4 4 ज़ा 16, फिर 20, फिर 24, फिर कितना है 28। बेसिकली ये क्या आ रहा है, 4 का मल्टीपल लिखा है, 4 4 × 1 4, 4 × 2, देन 4 × 3, देन 4 × 4, देन 4 × 5, ये लिखा है ना, ये सारा ये सेम ही है, 4 का टेबल चला हुआ है। हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस और पैटर्न, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ईजी वे में, दीज आर द नंबर अपेयरिंग इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। ये देखो बेटा यही बात कह रहा है ये जो नंबर आ रहे हैं ये 4 के टेबल में आ रहे हैं, है ना। वट इज़ द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 4 × 3, ये आपने ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है बेटे, 4 × 3 बन रहा है आपका, है ना। अगर हमसे कोई पूछे 29th टर्म क्या होगी तो हम कहेंगे 4 × 29, इसकी क्या होगी, 29th टर्म होगी, है ना। अगर हमसे कोई पूछे, कहता है फाइंड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, nth टर्म कैसे निकलेगी बेटे, पहली टर्म कितनी आ रही है, 4 × 1, है ना, दूसरी 4 × 2, तो बेसिकली क्या है, जोन सी नंबर की टर्म निकाल रहा हूँ मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4n करना पड़ेगा, काम ही खत्म हो गया, है ना। नॉट n, यहाँ पे देखिए, फाइंड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया बेटे, ठीक है। नोट दैट n इज लेटर नंबर, लेटर नंबर क्या है बेटे, अल्फ़ाबेट्स, लेटर नंबर क्या है, अल्फ़ाबेट, दैट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस, ये क्या बता रहा है बेटे, पोजीशन ऑफ सीक्वेंस। ये देखो, एक नंबर पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, nth नंबर पे 4n आ गया आपका, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी पोजीशन तो दिखा रहा है ना, ये लिख के बता रखा है बेटा 4n कैसे आ रहा है आपका, है ना। एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शॉर्टन 4 × n to 4n। अब देखो बार बार तो मैं इसको खोल के लिख नहीं सकता 4 × n 4 n, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जिसके बीच में कुछ नहीं होता बेटा उसके बीच में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो आप इसको सीधा ही 4n लिख सकते हैं, ठीक है। बाय स्किपिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन, ओमिशन का मतलब भी यही होता है बेटा, स्किप करना, ठीक है। जो ये ऊपर हेडिंग थी ना ओमिशन, जो ये ऊपर हेडिंग थी ना ओमिशन, ओमिशन का मतलब ही स्किप करना होता है, ठीक है जी। चलिए आगे आइए, ये कहता है वी राइट द नंबर फर्स्ट, स्किप द मल्टीप्लिकेशन, वी राइट द नंबर फर्स्ट फॉलोड बाय द लेटर, हम क्या करते हैं बेटे, नंबर को आगे लिखते हैं और लेटर को पीछे लिखते हैं, नंबर को आगे लेटर को पीछे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7k व्हेन k = 4, 7k निकालना बेटे, तो उसका मतलब 7 × k 7k, क्यों, क्योंकि जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में मल्टीप्लाई, और कब निकालना है, जब k की वैल्यू 4 हो, तो k की वैल्यू 4 भर दो बेटे, 7 चौके 28, 28 आपके पास आ जाएगा, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5m + 3 टेक m = 2, m की वैल्यू 2 भर दो बेटे, m की वैल्यू जैसे 2 भरेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 × 2 + 3, आंसर कितना है 10 + 3, आंसर कितना है बेटे आपके पास 13, ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डील करते हैं। अब कह रहा है माइंड द मिस्टेक
मेंड द मिस्टेक। अब इसका अर्थ देख लेते हैं बेटे, मीनिंग देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। मेंड का मतलब होता है बेटे ठीक करना, ठीक है। मेंड का क्या मतलब होता है, ठीक करना। तो ये कहता है माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक, मतलब अगर आप मिस्टेक्स को समझ जाओगे तो मिस्टेक्स को क्या कर दोगे, दूर कर सकते हैं हम, ठीक कर सकते हैं। सम सिंप्लीफिकेशन एज शोन बिलो वेयर द लेटर नंबर आर रिप्लेस बाय द नंबर। कुछ सिंप्लीफिकेशन लिख रखे है बेटे जहाँ पे लेटर नंबर को नंबर से रिप्लेस कर रखा है। लेटर नंबर बताया ना, अल्फ़ाबेट्स। एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड, और एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकाला गया है। ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक। आपको देखना बेटे कि ये ठीक लिखा हुआ है क्या गलत लिखा हुआ है। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक ट्राई टू एक्सप्लेन वाई व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। आपको बताना है कि क्या गलत हुआ है। देन करेक्ट इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तब आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना और आंसर बताना है बेटा फाइनल। चलिए बेटा इसको डील करते हैं, इसको डील करते हैं फटाफट, देखते हैं कि क्या है इसमें। पहला देखिए बेटे, पहला देखिए ए की वैल्यू -4 पुट कर रहा है, तो कह रहा है 10 माइनस ऑफ ए किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो 10 माइनस, ये तो बेटे अंदर दे ही रखा है, फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी कितनी, -4, तो ब्रैकेट लगा के मुझे -4 पुट करना था, है ना। तो यहाँ पे कितना होता है 10 माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और यहाँ पे कितना आया 4, तो आंसर कितना आना चाहिए था बेटे 14, बट लेकिन आंसर कितना आया 6 आया। तो इसने गलती क्या की कि इसने इस नेगेटिव साइन को छोड़ दिया। इसने क्या किया बेटे गलती में, इस नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया। इस नेगेटिव साइन ये सोच रहा है कि ये नेगेटिव साइन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ए अपना भी खुद का एक नेगेटिव साइन ले रहा था, तो इसका मतलब ये गलत है बेटे। और इसको ठीक करके हम क्या कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। अगला देखिए बेटे, डी की वैल्यू 6 दे रखी है और 3D, देखो 3D का मतलब क्या है, नंबर लेटर है ना डी, तो 3 इंटू डी लिखा था, तो कितना आंसर आना था, 3 गुना 6 आना था, 3 6 के 18, 18 आंसर आना था, दे रहा कितना है 36। तो यहाँ पे क्या गलती हुई, इसने डी को मल्टीप्लाई करने की जगह बस डी को इसको पूरा ही पुट कर दिया। इसका मतलब इसने क्या किया, डी को सीधा यहाँ पे घुसा दिया, ये भूल गया कि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इसको उड़ा के इसने सीधा 36 आंसर दे दिया। तो यहाँ पे ये गलती है, तो इसको नहीं करना बेटे, ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। अगला देखिए, एस की वैल्यू अगर 7 है तो 3s माइनस 2 कितना है, 15 है। चलो देख लेते हैं बेटे, 3s का मतलब कितना है, 3 इंटू 7 माइनस के 2। अगर मैं ग्रुपिंग करता हूँ तो 7 या 21 माइनस के 2 होगा, कितना होगा 7 या 21 माइनस के 2। 21 माइनस 2 कितना होना चाहिए बेटे, 19, 19 20 21 होता है ना, तो 21 माइनस 2 19 आंसर आना चाहिए था, लेकिन इसने कितना आंसर दे रखा है, 15 आंसर दे रखा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है बेटे, गलत है। अगला देखिए, आर की वैल्यू 8 दे रखी है और आपको 2r + 1 कर रहा है। अब देखो ये फिर दोबारा सेम ये वाली गलती कर रहा है, दोबारा क्या कर रहा है, आना तो चाहिए 2 इंटू 8 + 1, आना तो चाहिए 16 प्लस में 1, आंसर आना चाहिए 17, परंतु इसने क्या किया, मल्टीप्लाई की जगह सीधा इसको 28 भर दिया, 28 + 1, और आंसर क्या दे रहा है 29, जो कि क्या है, गलत है। अगला देखिए बेटे, 2j की वैल्यू निकालनी है, मीन्स 2 इंटू में j की वैल्यू 5 भरनी है, तो आंसर कितना आ रहा है 10। ये पहला ये देखो इसके तो नंबर भी बहुत कम आएंगे अगर जो इस हिसाब से कोई बच्चा करेगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको तो अभी तक 5 में से तो एक ठीक हुआ आपका। अगला देखिए, m की वैल्यू -6 के लिए कह रहा है, तो 3 इंटू -6 + 1, इसका आंसर बताना बेटे आपको। तो अगर हम इसको देखें अंदर तो ये बना 3 इंटू -5, आंसर कितना है बेटे, -15 आंसर आ रहा है ना। माइनस के कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, निशान बढ़ेगा रहता है, तो यहाँ पे -15 आंसर आना चाहिए था, लेकिन इसने कितना दे रखा है, 19 आंसर दे रखा है। कितना आंसर दे रखा है, 19। अब इसने क्या किया, इस माइनस साइन को छोड़ दिया, इस माइनस साइन को छोड़ दिया, और फिर क्या किया, इस एक्चुअली इसने क्या सोचा होगा, इस तरीके से 3 इंटू 6 प्लस में 1, और इसको कर दिया 3 6 के 18, इस 3 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ इधर मल्टीप्लाई किया ही नहीं, सीधा +1 करके 19 दे दिया, जो कि क्या है बेटे, गलत है। ये तो तरीका गलत है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई करेगी इसमें तो। चलिए अगला देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th में दे रखा है एफ की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 1, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी है 1, 2 टाइम्स ऑफ 1, तो आंसर कितना है बेटे, यह है 2 टाइम्स ऑफ 3 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी 1, 6 माइनस 2, आंसर कितना है बेटे आपके पास 4, आंसर कितना आया +4। 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 कितना आना चाहिए, 6 माइनस 2
4 आंसर आना चाहिए, लेकिन इसने कितना दिया आपको, 2 आंसर दिया। कितना आंसर दिया, 2। तो इसका मतलब ये भी गलत है ना। अगला देखिए बेटे, टी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस में बी की वैल्यू कितनी है बेटे, 3 है। तो अब देखो ये गलती यहाँ पे भी कर रहा है, 24 लिख रहा है इसको, लेकिन आना चाहिए तो 8 प्लस में 3 बोर्ड मास के साथ, और 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, 9th क्वेश्चन कहता है एच की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 6 है। तो एच की वैल्यू 5 पुट की -3, एन की वैल्यू 6 है, माइनस में 6। इसका आंसर निकालना है। दिस कम्स आउट टू बी 5 माइनस प्लस माइनस माइनस, निशान किसका, बड़े का। 5 6 माइनस 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितना है, माइनस के 3, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटे, प्लस हो गया। 5 + 3 आंसर कितना आना चाहिए बेटे, 8। दे रहा कितना है, 4। गलत आंसर दे रखा है ना। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन थी बेटे, जिसका आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। तो देखो कितना नंबर आया इसके, 9 में से 1 नंबर आ रहा है इसका, है ना। अगर हम हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स दें तो 9 में से 1 नंबर आ रहा है। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो पास कैसे होगे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन देखनी है। अर्लियर वी फाउंड द एक्सप्रेशन टू फाइंड पैरामीटर ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर। हमने क्या किया बेटे, लास्ट लेक्चर में पैरामीटर निकालने का जनरल फॉर्मूला सीखा। रेगुलर फिगर, रेगुलर मतलब जिसकी साइड्स बराबर होती हैं, एंगल्स बराबर होते हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स। लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना बेटे आपको। सपोज करो ये एल है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, और पैरेललोग्राम होती है ना ये, तो अपोजिट साइड पैरेलल और बराबर होती है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, रेक्टेंगल का पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पैरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ आउटर साइड, देन दिस कम्स आउट टू बी L + B + L + B, है ना। और अगर मैं इसकी ग्रुपिंग कर दूं, ग्रुपिंग में इन दोनों को इकट्ठा रख देते हैं बेटे, और इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं बेटे, देन दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ L + 2 टाइम्स ऑफ B। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, है ना। ये सारे इसी तरीके से लिखा जा सकता है। और अंततः आप इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ L + B लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ L + B लिख सकते हैं बेटे। अब देखते हैं, यही इसका जनरल फॉर्मूला है बेटे, लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग यही इसका जनरल फॉर्मूला है। तो ये देखिए बेटे, इसने इस सारे सिचुएशन में P की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ L + B लिख रखी है। अब ये कह रहा है नोटिस दैट द इनिशियल एक्सप्रेशन, ये इनिशियल एक्सप्रेशन था, फाइनल एक्सप्रेशन ये बना, एंड वी गॉट पैरामीटर लुक डिफरेंट। और हमें क्या लग रहा है बेटे, देखो इसमें लग रहा है कुछ और चीज़ है, इसमें लग रहा है कुछ और फॉर्मूला, इसमें लग रहा है कुछ और फॉर्मूला, इसमें लग रहा है कुछ और फॉर्मूला, लेकिन ये सारी चीज़ क्या है बेटे, सेम ही बात है ना। इक्वल सिंस द एक्सप्रेशन वॉज फाउंड फ्रॉम द इनिशियल वन बाय अप्लाइंग द सेम रूल एंड ऑपरेशन। सेम रूल और ऑपरेशन ही तो लग रहा है बेटे। वी डू 4 नंबर्स, they are equal in the sense that they both take the same value when the letter number are replaced by the number। तो इसमें क्या होता है बेटे कि ये सारे जो सिचुएशन है, ये जो लेटर नंबर लिख रहे हैं, चाहे आप पहले में लिख रहे हो, चाहे आप दूसरे में लिख रहे हो, चाहे आप तीसरे में लिख रहे हो, चाहे आप चौथे में लिख रहे हो, अगर लेटर नंबर को, इन लेटर नंबर को रिप्लेस करूंगा मैं किसी नंबर से, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा L = 1, B = 2, तो चाहे मैं इसमें करूँ बेटे फर्स्ट में, चाहे मैं इसमें करूँ, चाहे मैं इसमें करूँ, चाहे मैं इसमें करूँ, इन सब में ही आंसर कितना आएगा, 2 × 1 + 2 मीन्स 2 × 3, आंसर कितना आएगा बेटे, 6 आएगा। आंसर कितना आएगा, 6 आएगा आपके पास, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ये यहाँ पे लिख भी रखा है बेटे, वी कॉल द एक्सप्रेशन 2 × L + 2B द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ L + B + L + B, है ना। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल टू सिंप्लीफाई। इसका भी सिंप्लीफिकेशन, इससे भी और सिंप्लीफाई वे क्या है बेटे, 2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, L + B आ जाएगा, है ना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है, हेयर इज अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड इन शॉप, द प्राइस पर पेंसिल इज C। पर पेंसिल का प्राइस कितना दे रखा है आपको, C दे रखा है, एंड द प्राइस पर इरेजर इज D। ये पेंसिल का प्राइस C दे रखा है, इरेजर का प्राइस D दे रखा है। टोटल मनी अर्न बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज डेज आपको बतानी है, ठीक है। फाइंड द टोटल मनी अर्न बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग द दीज डेज। आपको बताना डे 1 में बताओ। देखो डे 1 में 5 पेंसिल बिकी हैं और 4 क्या बिकी हैं, इरेजर बिकी हैं। तो हम कह सकते हैं डे 1 में अगर हम देखें, डे 1 में तो 5 पेंसिल बिकी
और 4 इरेजर बिकी, 4 डी। ठीक है जी। डे 2 में अगर हम बात करें तो 3 तो पेंसिल बिकी हैं और 6 क्या बिकी हैं, इरेजर। ठीक है, ये लो। डे 3 में कितनी बिकी है बेटे, 10 पेंसिल्स बिकी हैं और ये एक क्या बिकी है, इरेजर। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें बेटे, डे 1 डे 2 डे 3 को, ये डे 2 की है, ये डे 3 की है। ये जो चीज़ होती है बेटे, ये वाली है ना, जैसे यहाँ पे 5C सेम वेरिएबल के साथ जो नंबर्स आते हैं आपके पास, यहाँ पे देखो ये अलग सेम वेरिएबल्स के साथ हैं। सेम वेरिएबल मतलब सेम लेटर नंबर के साथ, है ना, सेम लेटर नंबर के साथ जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। और लाइक टर्म आपस में जोड़ी जा सकती है, जैसे हम नंबर्स को जोड़ते हैं। जैसे आपने जोड़ा 5 + 3, आंसर कितना आ रहा है, 8। ऐसे ही आप अगर सेम लेटर नंबर हैं 5C + 3C, इसको जोड़ के कितना लिख सकते हो, 8C लिख सकते हो। इसको जोड़ के कितना लिख सकते हो, 8C लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तो देखना बेटे, 5 और 3 8 और 10 कितना हो गया, 18C। प्लस में यहाँ से जोड़ना बेटे, 6 और 4 10, 10 और 1 11, प्लस में 11D हो गया। अच्छा देखो, यहाँ पे लेटर नंबर अलग अलग है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। तो जब लेटर नंबर अलग आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं बेटे अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स को हम फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल। इन्होंने बेटे, जैसे हमने डेज के अकॉर्डिंग कर रखा है, इन्होंने देखा पहले कितनी पेंसिल बिकी है, फिर देखा कितनी इरेजर बिकी है ना, उस चीज़ को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख रखा है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बता रहा है, द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन द डे 1 इज 5C। सिमिलरली द मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन डे 2, डे 2 पे कितनी सेल हुई है बेटे, 3 पेंसिल सेल हुई है तो 3C। और डे 3 पे कितनी 10 पेंसिल सेल हुई है तो 10C। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने फर्दर जोड़ के दिखा रखा है। देखो बेटा, फाइनल कैलकुलेशन में यही आ रहा होगा, दिस इज 18C + 11D। तो यहाँ पे देखते हैं फाइनल कैलकुलेशन ये रही। ये देखे बेटे, टोटल पेंसिल 18C है और 18C, यहाँ पे सिर्फ पेंसिल की एडिशन लिख रखी है यहाँ पे तो। ठीक है, इफ़ C इज इक्वल्स टू 15 देन टोटल अमाउंट अर्न बाय, चलो ये देखो बेटे, ये रहा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो आपके पास ये दे रखा है, देखो ये तो है टोटल मनी अर्न, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी। देखो टोटल मनी हमसे पूछा था, टोटल मनी हमने पहले ही बता दी बेटे, इन सब चीज़ों से पहले बता दिया। अब हम इनको डिस्कस करेंगे, जो ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं ना, मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। टोटल मनी का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था, दिस इज 18C + 11D। तो हमारा भी क्या आ रहा है, देखो 18C + 11D आ रहा है। चले बेटे, अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन ये आया था बेटे, हम इसको ध्यान में रखेंगे। पहला है C, अगर इफ़ C इज़ दिस देन फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न बाय स्केल ऑफ पेंसिल्स। आपको क्या करना है बेटे, अगर C की वैल्यू टोटल, ये क्या था बेटे, पेंसिल्स, टोटल पेंसिल की अमाउंट 3 दिन की, है ना, और ये क्या था बेटे, टोटल इरेजर की अमाउंट 1 दिन की, है ना। ये किसके लिए था, इरेजर के लिए था, इरेजर। तो अब कह रहा है टोटल, अगर C की वैल्यू कह रहा है 50 है, तो बताओ टोटल कितनी पेंसिल कितनी अमाउंट की बिकी। तो हमें पता है टोटल 18 पेंसिल बिकी थी और C की वैल्यू कितने कह रहा है, 50 कह रहा है। तो उसका मतलब 0 और 18 5 कितना होता है 90, 18 पंचे 90। ठीक है, 50 और 40 90, तो ये टोटल कितनी है, 90 रुपये की आपकी क्या बिकी बेटा, पेंसिल बिकी। ठीक है जी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग इरेजर देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। देखो टोटल मनी इरेजर से कितनी बनी थी हमारी, 11D बनी है, ये बनी है ना, हमने लास्ट टाइम पीछे निकाला है, एक स्टेप पीछे। द एक्सप्रेशन फॉर टोटल मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल एंड इरेजर ड्यूरिंग 3 days इज दिस। ये देखो बेटे, ये चीज़ है। कैन द एक्सप्रेशन 18C + 11D बी सिंप्लीफाइड फर्दर। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमने अभी डिस्कस किया बेटे, अभी पीछे डिस्कस किया कि ये दोनों क्या बन गई, अब लाइक अनलाइक टर्म बन गई। तो हम कहेंगे नो, दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, simplified further because this cannot be simplified further because these are unlike terms, these are unlike terms, क्योंकि ये कैसी टर्म्स है बेटे, अनलाइक टर्म्स है।
दीज आर अनलाइक टर्म्स। इसके बाद अगली बात करते हैं बेटे, कहता है देर इज़ नो वे टू फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। ये बेटे इसने बता रखा है कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों? इन दिस प्रॉब्लम वी सॉ द एक्सप्रेशन दिस गेटिंग सिंप्लीफाइड। ये आपको बता रखा है बेटे कि यहाँ पे ये तो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, परंतु यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके 18C आ गए। क्यों? क्योंकि ये सारे लाइक टर्म्स थी बेटे। ये देखो सी सी सी, लेटर नंबर सेम है ना, वेरिएबल पार्ट सेम है, इसलिए तो ऐड कर सके। यहाँ पे वेरिएबल पार्ट ये अलग आ गया, इसका लेटर नंबर सी है, इसका डी है, तो इसलिए हम क्या कर सकते, इसको ऐड नहीं कर सकते फर्दर। कहता है चेक दैट बोथ एक्सप्रेशन टेक द सेम वैल्यू व्हेन सी इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट नंबर। चेक दैट बोथ एक्सप्रेशन टेक द सेम वैल्यू when the c is replaced by the different number। अब देखो आपको देखना है कि अगर मैं c को रिप्लेस कर दूं बाय डिफरेंट नंबर तो क्या आंसर सेम आता है। ये लो बेटे 18C पहले था 18C, अब 18 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं C1 तो आंसर कितना है 18। अब कल को मैं 18 को C की जगह D लिख देता, पेंसिल के प्राइस को सी की जगह डी लिख देता और एक पेंसिल का प्राइस निकालता तो तब भी कितना आंसर आता है, सेम ही तो आंसर आता है, 18 ही तो आंसर आता। तो इसका मतलब लेटर नंबर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बार आपने जो शुरुआत में मान लिया उसी को ही लेके चलना होता है पूरे क्वेश्चन में। शुरुआत में जो मानना है आप मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला एग्जाम्पल 6, अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इंटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल। एक बड़ी रेक्टेंगल को बेटे मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, ये पूरी बड़ी रेक्टेंगल थी, ये ऐसा अपन ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। आपको एक्सप्रेशन लिखना है बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। तो ध्यान से देखिए बेटे, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटे, आपने सीखा होगा 6th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा। दिस इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब देखो एक तो है बेटे बड़ी रेक्टेंगल, देखो तरीका क्या है। अब सपोज करो ये चॉकलेट है, आप इसको रेक्टेंगल की जगह चॉकलेट समझो। आपने पहले ये चॉकलेट खाई, ये हिस्सा, फिर ये चॉकलेट खाई, सारी चॉकलेट खा ली। इसका मतलब जो चॉकलेट बनी है वो 2 हिस्सों के मतलब चॉकलेट को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूँ तो अगर मैं दोनों हिस्से खा लूँ तो दोनों खा लिया मैंने, पूरी चॉकलेट खा ली। या मैं इसको एक ही बार में पूरा खा लूँ तब भी बात बन जाएगी, है ना। तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं बेटा। पहला क्या तरीका है कि मैं इसको अलग अलग लिख के एरिया और फिर उसको जोड़ दूँ, और एक तरीका है मैं बड़ा लिखूँ। तो मैं सबसे पहले बड़ी रेक्टेंगल का एरिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो उसको कैसे देखना है मुझे कि इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इस टोटल को जोड़ा तो ये बना 4 + 3, 4 और 3 कितना बन गया बेटे 7, कितना बना 7। तो इसका मतलब अगर मैं लेंथ की बात करूँ बड़ी रेक्टेंगल की, फॉर बिगर वन, फॉर बिगर रेक्टेंगल, बड़ी रेक्टेंगल की लेंथ की बात करूँ तो वो कितनी आएगी बेटे 7। और अगर मैं इसकी ब्रेड्थ, चौड़ाई की बात करूँ बेटे, ब्रेड्थ या विड्थ दोनों सेम ही बात होती है, तो अगर आप विड्थ की बात करें या ब्रेड्थ की बात करें इसकी तो वो कितनी दे रखी है v, तो विड्थ कितने दे रखी है v। और अगर एरिया हमसे कोई पूछे तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा बेटे 7 टाइम्स ऑफ v। लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, और मल्टीप्लिकेशन तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है उसमें, है ना। ये तो एक तरीका था बेटे। अब दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं इसको फर्स्ट रेक्टेंगल मान रहा हूँ और इसको सेकेंड, तो अगर मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, तो वो कितना आएगा बेटे, लेंथ कितनी है फर्स्ट रेक्टेंगल की 4 और विड्थ कितनी है बेटे इसकी v। तो इसका मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज़ 4v। और अगर मैं एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल की बात करूँ, एरिया ऑफ सेकेंड, तो वो किसके बराबर आएगा, ये 3 के बराबर है और ये v के बराबर है, तो दिस कम्स आउट टू बी 3v। और अगर मेरे को टोटल एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सारा ही निकालना है, तो हम कहेंगे टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 कितना है 4v, एरिया 2 कितना है 3v। अब आपने देखा बेटा इसका वेरिएबल पार्ट कैसा है, सेम है, लेटर नंबर कैसा है, सेम है। तो 4v प्लस 3v इज इक्वल्स टू कितना बना आपका 7v। 4v प्लस 3v कितना बन गया बेटे आपका 7v बन गया। ये सब चीज़ें बेटे इसमें यही सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी होंगी आपको। द एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इज 4v, छोटे रेक्टेंगल का एरिया 4v है ना, और 3v है ना 3v। तो इसने क्या कहा, द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड, 2 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, बाय डायरेक्ट यूजिंग साइड लेंथ v एंड 4 + 3। देखो पहला तरीका हमने भी ऐसे किया कि हमने क्या किया,
दोनों जो साइड लाइन दे रखी थी उनको जोड़ा और विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। या फिर बेटे मैंने क्या किया, इंडिविजुअल का निकाला, जैसे पहली रेक्टेंगल दूसरी रेक्टेंगल और फिर दोनों को जोड़ दिया, तब भी आपके पास एरिया क्या आया, बराबर आया। तब भी आपके पास एरिया कैसा आया बेटे, बराबर आया निकल के। क्लियर है बात। चलिए, एज अर्लियर अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर रेक्टेंगल एज शोन बिलो। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD। अब क्या हुआ, कहता है अब एक बड़ी रेक्टेंगल को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, यहाँ पे नीचे लिख रखा है। आपको क्या करना है बेटे, आपको एरिया बताना है AEFD का, मतलब ये वाले पार्ट का एरिया बताना है। चलिए अब इसको सोचते हैं बेटे, एरिया कैसे निकल सकता है बेटे। या तो मेरे को पता लग गया कि ये वाली लेंथ कितनी है 4, पैरेललोग्राम है ना, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 4 होगी। ये लेंथ 4 होगी तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटे, आपके पास 8 हो जाएगी। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। अब दो तरीके बेटे, या तो मैं इसका निकाल दूं और इसका निकाल दूं। ये तो पहला तरीका तो क्या है, मुझे तो सिर्फ AEFD चाहिए, AEF और D का एरिया बताना है। इवन दिस के द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD देख लेते हैं एक बार। हाँ यही निकलना है बेटे। तो एक तो सीधा ही निकल जाएगा हमारा। सीधा कैसे निकलेगा बेटे, हमें अब ये पता लग गया कि ये 4 है तो ये कितना है 12 - 4। ये कितना बनेगा बेटे, ये टोटल 12 था ना, ये यहाँ से यहाँ तक 12 था, ये नीचे दे रखे है आपको लाइन। तो ये वाला 4 पार्ट है तो ये कितना हो गया 12 - 4। 12 - 4 कितना हो गया बेटे, टोटल 8 हो गया। तो इसका मतलब ये साइड लेंथ 8 है। तो एक तो एरिया में सीधा ही लिख सकता हूँ, है ना, एरिया ऑफ AEFD दैट कम्स आउट टू बी लेंथ कितनी है बेटे 12, और विड्थ या ब्रेड्थ जिसको हम बोले, अरे 12 नहीं है यहाँ पे, कितना है 12 - 4 दैट इज 8, और विड्थ कितने बेटे n है। तो अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया इज इक्वल टू L × B हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 8 × n, जिसको हम लिख सकते हैं 8n, है ना। एक तो तरीका ये है बेटे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इस पूरी बड़ी ट्रेंगल में से ये वाला एरिया, ये वाली रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूँ तब भी तो मेरे पास ये रहेगा। तो उस मोमेंट पे हम क्या करेंगे बेटे, एरिया अगर मेरे से पूछा है किसका, AEFD, तो हम उसको लिखेंगे दिस विल बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कौन सा ABCD माइनस एरिया किसका बेटे FCBD या EBCF का, है ना। इसका एरिया माइनस कर दें बेटे। अब देखो इस पूरी बड़ी रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला, ये पूरी बड़ी रेक्टेंगल ABCD, तो 12 इसकी क्या है, लेंथ है, और विड्थ कितनी है n, तो 12n। और इस छोटी वाली का कितना हो जाएगा बेटे, ये 4 है, और ये तो n, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है 4n। तो हम कहेंगे 12n - 4n, दिस इज 8n। ये कितना बना बेटे आपका 8n बना। तो ये लो बेटे। अब आपको बता रहा है, इसने अब बताया आपको कि लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है, और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। लाइक टर्म क्या होती है, जिसका लेटर नंबर सेम हो, सेम लेटर नंबर मीन्स लाइक टर्म। सेम लेटर नंबर मतलब वेरिएबल पार्ट, जिसका सेम लेटर नंबर हो वो क्या है लाइक टर्म, और जिसका डिफरेंट लेटर नंबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म बोलते हैं। ये लो बेटे, डिफरेंट लेटर नंबर, जब लेटर नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है जी। और अनलाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, केवल और केवल लाइक टर्म्स को ही फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है जी। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 पे बेटे। कहता है अ शॉप रेंट आउट चेयर एंड टेबल्स फॉर डे यूज। एक जो शॉप है, एक दुकानदार है, अपनी, जैसे ये होते हैं ना बेटे टेंट हाउस वाले, ये क्या कर रहा है, अपनी चेयर्स को और टेबल्स को रेंट पे भेज दे रहा है, किराए पे दे रहा है दिन के यूज़ के लिए। टू रेंट देम वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। इससे पहले बेटे रेंट पे लेने के लिए एक बंदे को क्या करना पड़ेगा बेटे, हर
जो आर्टिकल है मतलब चेयर या टेबल है उसके लिए ये अमाउंट देना पड़ेगा पर पीस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो एक चेयर लिए तो 40 रुपये भरना पड़ेगा, एक टेबल लिए तो 75 रुपीज़ भरना पड़ेगा, 75 रुपये। व्हेन द फर्नीचर इज रिटर्न टू द शॉपकीपर बैक सम अमाउंट एज फॉलो। सम अमाउंट मतलब जब शॉपकीपर को वापस रिटर्न करेंगे चेयर तब आपको कुछ पैसे वापस मिलेंगे उससे। ठीक है, रेंट वाली चेयर बेटे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं ताकि कभी ऐसा ना हो कि आप देने ही ना हो, है ना। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड इफ़ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड। आपको बताना बेटे टोटल नंबर, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड एक्स चेयर एंड वाई टेबल आर रेंटेड। आपको बताना बेटे टोटल अमाउंट जो पे की गई है अगर एक्स टेबल्स कितनी है, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ पेड इफ एक्स चेयर्स कितनी है एक्स, और टेबल्स कितनी है बेटे वाई। अगर इनको रेंट किया तो टोटल अमाउंट कितनी है, तो देखो बेटे एक के ऊपर 40 रुपये है तो एक्स चेयर ली तो 40 x रुपीज़ तो इसके दिए होंगे, है ना, चेयर के। फिर प्लस क्योंकि टेबल भी तो लेके जा रहे हैं उसके भी पैसे देने हैं, एक टेबल के पैसे कितने हैं 75 रुपीज़, और ली कितनी है वाई टेबल तो कितने लिए होंगे 40x + 75 वाई लिए होंगे। ठीक है जी, इतने पैसे इसने क्या किया होगा पे किया होगा। फॉर एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द बिगनिंग एट द बिगनिंग एंड द अमाउंट वन गेट बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। अब मान लो जब बैक मतलब दोबारा पैसे लिए गए तो दिए कितने गए, दुकानदार ने कितने दिए, हर एक चेयर पे 6 रुपये वापस किए तो 6x, और हर एक टेबल पे कितने रुपए वापस किए प्लस के 10y। तो ये अमाउंट उसने क्या की दुकानदार ने वापस की। तो इसका मतलब बेटे टोटल अमाउंट जो चेयर की लगी होगी इतने दिए इतने वापस मिल गए। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 10 रुपये दो और मैं आपको 2 रुपये वापस कर दूँ तो आपने मुझे कितने पैसे दिए 8 रुपये दिए, है ना। तो वापस करी हुई अमाउंट को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो अगर the amount one get backs after the returning the finish for x chair y table let us find the total amount paid in the beginning and the amount one gets after returning the furniture। तो ये लो बेटे जो बंदा कितनी अमाउंट वापस मिलती है इसको 6x + 10y मिलती है, और जब रेंट पे लेने जाता है तब इतने पैसे देता है, और इसको वापस जब ये वापस कर देता है तब इसको कितनी अमाउंट मिलती है 6x + 10y मिल जाती है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दीज अमाउंट। ये लो बेटे हमने प्रोसीजर भी बातों बातों में ऑलरेडी आपको बता दिया किस तरीके से मिलती है बेटे। एक चेयर के 40 रुपये हैं, एक्स चेयर ली तो 40x, एक टेबल के 75 रुपये रेंट है तो वाई टेबल्स ली तो 75y, और वापस जब देने आए तो 6x + 10y उससे वापस ले ली पर पीस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये लिख रखा है बेटे टोटल अमाउंट इन रुपीज़ पेड इन द बिगनिंग इज 40x + 75y एंड द टोटल अमाउंट रिटर्न इज 6x + 10y। सो द टोटल अमाउंट पेड भी लिखना है, इसमें पूछा है हमसे अमाउंट वन गेट नहीं पूछा नहीं था वैसे, परंतु हमने यहाँ पे प्रोसीजर आपको समझा दिया। लो हम यहाँ पे कर देते हैं। हमने टोटल अमाउंट दी थी 40x प्लस में कितना वाई 75y दी थी, हमने टोटल अमाउंट इतनी दी थी। हमसे वापस कितनी आई बेटे 6x माइनस के कितने 10y को वापस लिया गया। तो बेटे देखो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखे, इसको बोलते हैं बेटे हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना ना, इसको बोलते हैं बेटे वर्टिकली सॉल्व करना। एक हॉरिजॉन्टल तरीका होता है एक वर्टिकल तरीका होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, अभी आगे आएगा। अभी तो बस आप इतना समझो कि इसको अलग अलग सॉल्व कर दो। 40 में से 6 गए कितने बच गए 34 टाइम्स ऑफ x, और 75 में से 10 गए तो कितने बचे प्लस के 65y। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। ये देखो बेटे इसने माइनस करके दिखा रखा है, उसमें लिखा है कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, क्या आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इफ़ येस इफ़ नॉट वाई नॉट। तो क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बेटे, येस वी कैन सिंप्लीफाई इट एंड हियर वी हैव सिंप्लीफाइड दिस एक्सप्रेशन, है ना। लाइक टर्म में से लाइक टर्म घटा सकते हैं ना, यस। तो इसने पूछा हाउ कैसे बेटे, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म फ्रॉम सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग। हाउ को कैसे लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग लाइक टर्म्स। ये लो बेटे लाइक टर्म्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप इस एक्सप्रेशन को ईजिली लिख सकते हैं बेटे। ये देखो 40 में से 6 जाएंगे कितना बचे 34,
और 75 में से 10 जाएंगे तो कितने बचे? 65। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। रिकॉलिंग हाउ वी ओपन ब्रैकेट इन एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वी गेट। देखो ये इसने लिख के बता रखा है बेटे, देखो सारा कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं कैसे, माइनस अंदर जाएगा इसके साथ भी, माइनस अंदर जाएगा इसके साथ भी, तो इसको लिखा जाएगा 40x + 75 - 6x - 10 में। फिर आप इसकी ग्रुपिंग कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो बेटे, ग्रुपिंग की तो ये ग्रुपिंग कर रखी है देखो 40x - 6x और 75y - 10y। इसको बोलते हैं बेटे दिस इज हॉरिजॉन्टल वे टू सॉल्व, दिस इज हॉरिजॉन्टल वे टू सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हॉरिजॉन्टल वे, हॉरिजॉन्टल थोड़ा टिपिकल सा रहता है, बार बार ग्रुपिंग करनी पड़ती है, लेकिन वर्टिकल वे में दिस इज वर्टिकल वे, वर्टिकल होता है बेटे खड़ी लाइंस, ठीक है, वर्टिकल वे, वर्टिकल होता है ऐसे, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज वर्टिकल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये तो अलग है बेटा इससे चीज़, है ना, इसको तो रब कर देते हैं। दिस इज द वर्टिकल वे एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल वे टू इवेल्युएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप क्या कर रहे हो बेटे, यहाँ से देखो 40 - 6x आ गया और 75 - 10y आ गया, सॉल्व किया आपने, यहाँ से x कॉमन आ गया ना, दोनों में से x कॉमन आ गया बाहर लिखा, दोनों में से y कॉमन आ गया बाहर लिखा, तो 40 - 6 इज 34x एंड 75 - 10 इज 65y। तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को क्या किया बेटे, सॉल्व कर दिया। अब ये कह रहा है कुड वी हैव रिटन द इनिशियल एक्सप्रेशन एज दिस, क्या हम इनिशियल एक्सप्रेशन को भी इस तरीके से लिख सकते थे? इनिशियल एक्सप्रेशन अब ये कौन से वाला कह रहा है ये डिपेंड करता है बेटे। कुड वी हैव इनिशियल एक्सप्रेशन, इनिशियल एक्सप्रेशन मतलब ये वाला कह रहा होगा, क्या हम इनिशियल एक्सप्रेशन को भी इसके जैसा लिख सकते थे? हाँ बेटे ऑब्वियस बात है, 40x + 75y - 6x, हाँ लिख सकते थे बेटे। देखो ये कह रहा है इनिशियल एक्सप्रेशन कौन सा बेटे, ये वाला, इसको बात कर रहा है, कह रहा है क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे? लिख सकते थे बेटे, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस के 6x, ठीक है, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस के 10y, और यहाँ पे लिखे हम 40x प्लस में 75y, तो देखो बेटे वही तो बन गया दोबारा, ये यही तो सिचुएशन आ गई दोबारा, तो इसका मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है जी। चलिए अगले पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। दिस इज चारू हैज़ बिन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज। चारू को क्या करना बेटे, क्विज के 3 राउंड से गुजरना है। हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर दिस एंड दिस। Here P represent the score for a correct answer and Q represent the penalty of an incorrect answer। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी जब हमें सिचुएशन लिखनी थी बेटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हमने इस तरीके की सिचुएशंस को लिखा है, जहाँ पे P क्या था, करेक्ट आंसर के लिए रिवॉर्ड था, मार्क्स थे, और Q थे डिडक्शन, है ना, हमने किया था ना बेटे, जिसमें हमने कहा था नेगेटिव मार्किंग वाला केस, है ना, तो उस तरीके से हमें इसको डील करना है। पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर, व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन्स, इसका एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बेटे, ये क्या है बेटे, दिस इज द टोटल स्कोर, टोटल मार्क्स, या चारू हैज बीन 3 राउंड, हर स्कोर, दिस इज द टोटल स्कोर ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ चारू, टोटल स्कोर ऑफ चारू, दिस इज टोटल स्कोर ऑफ चारू आफ्टर फर्स्ट राउंड, चारू आफ्टर फर्स्ट राउंड, ये क्या बेटे, चारू का टोटल स्कोर है आफ्टर फर्स्ट राउंड, पहले राउंड के बाद टोटल स्कोर, ठीक है। दिस इज द टोटल स्कोर ऑफ चारू आफ्टर सेकंड राउंड, दिस इज द टोटल स्कोर ऑफ चारू आफ्टर थर्ड राउंड, ठीक है जी। तो ये पहले 3 एक्सप्रेशन ये मतलब रखते हैं अपना, ठीक है जी। अगले बात देखो, द स्कोर ऑफ अ करेक्ट आंसर इज 4, अगर करेक्ट आंसर का स्कोर 4 है एंड पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर इज 1, द चारू स्कोर इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में स्कोर बताना बेटा इसका, ये लो, करेक्ट आंसर के लिए मतलब पी की वैल्यू कितनी दी, 4, और रॉन्ग आंसर के लिए कितनी डिडक्शन है, 1 की, तो -3 टाइम्स ऑफ 1 आ गया, ये लो बेटे 7 चौके 28 -3 आ गया, आंसर कितना आएगा बेटे आपके पास 25, ठीक है जी। इस तरीके से ये सब चीज़ें दे रखी है, चारों स्कोर इज दिस, ये बेटे 25 आंसर निकाल के दिखा दिया। अब कह रहा है व्हाट आर हर स्कोर्स इन द सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, व्हाट इफ देर इज नो पेनल्टी, अगर उस पर कोई पेनल्टी ना हो तब क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्यू की क्या वैल्यू होगी। व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर 3 राउंड, 3 राउंड के बाद उसको फाइनल स्कोर बताना बेटा। देखो तो सही करेक्ट आंसर, ये देखो ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म ग्रुपिंग कर सकते हैं, और क्यू वाली भी
ग्रुपिंग हो सकती है टर्म। तो अगर आप ग्रुप करोगे 8 और 7 15 और 15 और 6 21 पी आएगा ये, ठीक है। ये आपको ग्रुपिंग का पूरा प्रोसेस कर रखा है। और माइनस करेंगे तो बेटे 3 4 7 8 9 माइनस के 9 क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे किया बेटे, ग्रुपिंग कर करके किया है इसकी। तो ये देखो इसने करके दिखा रखा है 7p-3q, ये सारा लिख के फिर इसने p वालों को एक साइड लिख दिया, ये देखो ये p वाले एक साइड और q वालों को एक साइड लिख दिया। p की अलग एडिशन कर दी, q की अलग एडिशन कर दी और फाइनल आंसर ये लिख दिया। अगर आप इनके स्कोर निकालना चाहते हैं बेटे, स्कोर सेकंड और थर्ड राउंड का स्कोर निकालना चाहते हैं, तो सेकंड राउंड में कितने हो जाएगा बेटे, अगर सेम वैल्यू पुट करेंगे तो 8 × 4 फिर -4 के हुए है ना बेटे सेकंड राउंड में, 8p -4 के हुए है तो 4 × कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 माइनस में 4, आंसर कितना आएगा 28। 28 और 4 32 होते हैं ना। ये तो है बेटे सेकेंड राउंड के लिए। और अगर थर्ड राउंड के लिए निकालना हो आपको, थर्ड राउंड में कितना आ जाएगा 6 × 4 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ क्यू की वैल्यू तो 1 है आपकी, तो आंसर कितना आएगा 6 चौका 24 माइनस के 2, आंसर कितना आएगा बेटे 22। आंसर कितना है आपके पास 22 आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, चारों टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज 21p -9q। हर फ्रेंड ये क्या है क्रिस्टिताज स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज 23 - 7q, 23p - 7q। गिव सम पॉसिबल स्कोर फॉर क्रिस्टिता इन 3 राउंड्स सो दैट दे एड अप टू दिस, ठीक है। आपको 3 राउंड का स्कोर बताना है बेटे। 3 राउंड का स्कोर इसी को तोड़ देते हैं बेटे, इसको तोड़ दो बेटे, 23 को तोड़ दो। 23 को बताओ कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। हम इसको मान लेते हैं 10 10 और 3 में तोड़ देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, मान लो 23 को तो ऐसा लिख सकते हैं, और 7 को, नंबर 7 को आप तोड़ दो बेटे, 7 को तोड़ दो 2 में, फिर हम 2 और 5 7 होता है, फिर तो 3 लिख देते हैं, 2 3 5 और 2, ये लो बेटे। तो आप इनको जोड़ दो बेटे। तो मान लो फर्स्ट राउंड में कितना आया हमारे पास, फर्स्ट राउंड में सपोज इसने स्कोर किया 10p माइनस में 10p -2q, ये स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद अगले में सेकेंड राउंड में इसने स्कोर किया 10p -3q स्कोर किया। उसके बाद अगले राउंड में इसने क्या स्कोर किया 3p, ये थर्ड राउंड का स्कोर है बेटे, 3p -2q। अब देखो जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो 23p -7q आ जाएगा। तो ये लो बेटे इसका राउंड का स्कोर निकाल दिया हमने। अगले पे बात करें, कैन वी से हु स्कोर मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब आपको देखना बेटे कौन से बच्चे ने ज़्यादा, मतलब कौन सी लड़की ने ज़्यादा स्कोर किया और क्यों किया, ठीक है। तो मैं दोनों का स्कोर लिख देता हूँ। एक का स्कोर आया टोटल स्कोर, एक का टोटल स्कोर आया बेटे 21p माइनस के कितने हैं बेटे 21p - 9q, 21p -9q मान लिया हमने। और जो दूसरी का स्कोर आया दैट इज 23p -7q, दिस इज 23p -7q। अब आप देख लो बेटे, किसी पे भी वैल्यू निकाल के देख लो, किसी पे भी। जैसे मान लो एक ठीक और एक गलत के लिए, मान लो मैं ये लिखता हूँ कि p भी 1 है और q भी 1 है, तब आंसर देखो कितना आएगा। तो ये आएगा 21 × 1 - 9, ठीक है। मतलब हर एक ठीक आंसर का एक नंबर, गलत आंसर का एक नंबर कटेगा। तो 21 - 9 आ गया। तो इसमें कितना बचा, 11 में से 9 गए, कितने बचे बेटे 2, सॉरी 11 में से 9 गए, कितने बचे बेटे 2 और 1 का 1, 9 10 11 1 1, ये कितना बन गया बेटे 21 बन गया। और अगर मैं 23 में से 7 भेजूंगा तो कितना बचेगा बेटे, यहाँ बचे 6, 7 और 5 12 होता है, तो 6 बच के 1 यहाँ से आया बेटे, ये बचा 16 है ना। ये कितना बचा 16, 7 5 12 13 का 3 1, ठीक है 16 बचा। अब 16 बचने का मतलब, अब बड़ा कौन सा है बेटे, ये नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब ये लड़की ने ज़्यादा स्कोर किया, इसका मतलब इस लड़की ने कितना स्कोर किया, ज़्यादा स्कोर किया बेटे। सिंपल सी बात है ना, जो वैल्यू बड़ी आ रही है वही तो स्कोर ज़्यादा है दोनों में से। तो हम कहेंगे कि अगर आप इससे पूछें कैन वी से दैट हु स्कोर्ड मोर, तो इस लड़की का नाम देख लेते हैं, इसका क्या नाम था कृषिता। तो अपन क्या करते हैं, कृषिता अपन लिख भी देते हैं, कृषिता हैज स्कोर्ड मोर। ये लो बेटे, इसने यहाँ पे करके दिखा रखा बेटे, दोनों का डिफरेंस भी निकाल के दिखा रखा। चलिए देखिए, तो हम लिखते हैं कृषिता हैज स्कोर्ड मोर, कृषिता हैज स्कोर्ड
मोर। ठीक है, कृषिता ने क्या किया, ज़्यादा स्कोर किया बेटे। क्लियर कट बात है ना। अब देखें आगे, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर। आपको इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये कर लो बेटे। तो 23p माइनस के कितने हैं आपके पास, 23p माइनस 7q। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं बेटे, इसको अभी करते हैं सिंप्लीफाई। 23p माइनस 7q माइनस के 21p माइनस के कितना था बेटे, 9q ये था। आप इसको अंदर भेजो, ये बना 23p माइनस के 7q माइनस के 21p और माइनस माइनस प्लस के 9q। ग्रुपिंग कर दो बेटे फटाफट से, तो बना 23p माइनस 21p एक बन गया बेटे, और माइनस के प्लस के 9q माइनस के 7q की एक ग्रुपिंग होगी। तो 23 में से 21 चले गए, कितना बचा बेटे, 2p, 21 22 23, और यहाँ से कितना बचा बेटे, 2q ये बच गया। आप चाहो तो कांस्टेंट पार्ट को अलग कर सकते हो, तो ये आएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू। ये आपका क्या होगा बेटे, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। दिस इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको सिखाया बेटे, ये अगर हम और सिंप्लीफाई वे में लिखे, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया बेटे ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कैसे सॉल्व होती है बेटे, दिस माइनस वाई। तो हम क्या कहते हैं बेटे, ये 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ और इसके साथ। तो जब 4x के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 4x प्लस में 4y और माइनस के y। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपने आप में कैसी होगी बेटे, जिनका लेटर नंबर सेम है, सेम वेरिएबल वाली होगी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप इसमें से y को कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 1y, दैट कैन बी रिटन एज 4x प्लस में कितना, 3y। तो ये आपका इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि लेटर नंबर कैसे आगे बेटे, अलग अलग आगे। कहता है आर द एक्सप्रेशन 5u प्लस 5 प्लस यू, 5u एंड 5 प्लस यू इक्वल टू ईच अदर। क्या ये इक्वल है बेटे, 5u का तो मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई यू, और 5 प्लस यू तो 5 प्लस यू है बेटे। तो ये इक्वल कहाँ है, ठीक है, इसका तो मतलब सेम ही है। अगर हम u की वैल्यू 1 पुट करें, लेट u इज इक्वल्स टू 1 पुट करो अगर आप, तो यहाँ पे 5u तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5, और 5 प्लस यू कितना बड़ा बनेगा बेटे, दिस विल बी 5 प्लस 1, दैट विल बी आंसर्ड एज 6। तो बेटे ये दोनों बराबर कहाँ हैं, अगर ये ही नहीं बराबर है तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 5u का मतलब क्या है कि u की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ की है ना, 5 टाइम्स ऑफ u है ये, और 5 प्लस यू का मतलब क्या है, 5 मोर देन u। ठीक है, 5u का क्या मतलब है, 5 मोर देन नंबर u। दीज टू बीइंग डिफरेंट ऑपरेशन दे शुड गिव डिफरेंट वैल्यूज फॉर द मोस्ट वैल्यू ऑफ u। लेट अस चेक दिस। देखो बेटे, इसका मतलब ये चीज़ हमने करके दिखा दी। इसने क्या कहा कि ये u की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आंसर देगा ज़्यादातर केसेस में, देखो है ना, कई केसेस में तो सेम भी दे सकता है, पर लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या देगा, ये अलग आंसर देगा u की अलग अलग के लिए। तो अब हमें क्या करना है, लेट अस चेक, फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। रिप्लेसिंग द लेटर नंबर बाय द नंबर। आपको क्या करना है, ये लेटर नंबर जो ये यहाँ पे जो लेटर नंबर दे रखा है, इसको इस वाले नंबर से जो जो ऑपरेशन दिखेगा उस वाले नंबर से रिप्लेस करके आपको आंसर देना। जैसे बेटे अगर आप u को 5 से रिप्लेस कर देते हो तो 5u किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू यू। ये किसके बराबर हो गया, u को 5 से रिप्लेस किया, 5 इंटू 5, आंसर कितना आएगा बेटे आपका 25 आ गया। ठीक है, u को 8 से रिप्लेस किया तो 5 इंटू में u ये था, तो 5 इंटू में कितना हो गया, 8 हो गया, 5 अट्ठे कितना हो गया तो बेटे 40, 5 8 ज़ा 40 है ना। अगला देखो u को अगर 11 से रिप्लेस किया तो आपको पता है 5 इंटू यू है, ये 5 इंटू कितना बन गया 11, तो ये कितना बन गया 55 बन गया, यहाँ पे कितना बन गया 55, या कितना बना 25, ये कितना बना 40। अब देखो u की वैल्यू 2 पे इसने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें u की वैल्यू 11 पे देखते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे 5 प्लस यू, 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस यू था तो 5 प्लस 11 हो जाएगा, 11 और 5 कितना हो गया बेटे 16, है ना, 11 5 कितना हो गया 16। u की वैल्यू 7 के लिए तो इसने सॉल्व कर रखा है, u की वैल्यू 8 के लिए देखो तो कितना बनेगा 5 प्लस 8, 5 प्लस 8।
8 और 4 12 और 1 कितना हो गया बेटे 13। देखो अलग अलग आंसर दे रहा है, सारी जगह अलग अलग दे रहा है। यू की सेम वैल्यू के लिए, यू की तो हम सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं लेकिन आंसर अलग अलग दे रहा है ऑपरेशन। तो यहाँ पे कितना है 5 प्लस यू का मतलब 5, 5 प्लस 5 इज 10, 5 प्लस 5 इज 10। तो ये क्या कह रहा है, इफ द एक्सप्रेशन 5u एंड 5 प्लस यू आर इक्वल, अगर इक्वल होते तो बेटे आंसर भी इक्वल देते। दे शुड टेक द, चले आगे देखते हैं, दे शुड टेक द सेम वैल्यू फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ यू, बट वी कैन सी दैट दे डू नॉट डू सो। यहाँ पे क्या कर रहा है बेटे कि अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम होते, 5u एंड 5 प्लस यू सेम होता, तो बेटे u की अलग अलग वैल्यू के लिए तो ये कि दोनों क्या देते बेटे सेम आंसर देते, दोनों क्या देते सेम आंसर देते, परंतु यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिस टू एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल, इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है। इसके बाद कह रहा है आर द एक्सप्रेशन 10y माइनस 3 एंड 10 इंटू वाई माइनस 3 बराबर है, बताओ। अब देखो अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये कितना बनेगा बेटे, दिस कम्स आउट टू बी 10 इंटू वाई माइनस 10 इंटू 3 बनेगा। दिस कम्स आउट टू बी 10y माइनस 30 होना चाहिए, और दे क्या रखा है बेटे 10y माइनस 3, और है क्या नहीं, क्या यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 10y माइनस 3 दे रखा है। अगर 10y माइनस 30 होता तभी तो बराबर होते, तो इसका मतलब ये भी एक्सप्रेशन कैसे है, अलग है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है आपको, 10 इंटू वाई माइनस 3 शॉर्ट फॉर दिस, इसका शॉर्ट है ना, और 10y माइनस 3 शॉर्ट फॉर दिस, 10 इंटू वाई माइनस 3 शॉर्ट फॉर दिस, ये बता रखा है बेटे। जिसके बीच में कुछ नहीं होती उसके बीच में मल्टीप्लाई होती है, हमने बहुत पहले सीख लिया इसको, है ना, तो बार बार क्या इसको आप सीखोगे। तो हम अगले पे चलते हैं। लेट अस कंपेयर द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज दैट दीज एक्सप्रेशन टेक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। वैल्यू बताने बेटे, जो ये वाले वैल्यूज ले रहे हैं अलग अलग वैल्यू वाई की, अलग अलग वैल्यू के लिए। लो भाई पहले देखो वाई की वैल्यू 0 पे कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 10 इंटू 0 देन माइनस ऑफ 3। 0 के साथ किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 3, आंसर कितना है बेटे आपके पास, यहाँ पे आंसर कितना है बेटे इसका माइनस के 3 आ गया। यहाँ पे आंसर कितना आया माइनस के 3। अगर y की वैल्यू 7 रख देते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 10 इंटू 7 माइनस ऑफ 3। पहले बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी 70 माइनस 3, और 70 माइनस 3 कितना होगा बेटे 67, आपके पास यहाँ का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगला देखिए बेटे, अगर y की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये बनेगा 10 इंटू 10 माइनस में 3, इट मीन्स 10 इंटू 10, बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 इज 97, 100 माइनस 3 इज 97, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे 97 आ गई। अगर देखो वैल्यू y की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये कितना बनेगा, y की वैल्यू 2 पे 20 माइनस 3 बन जाएगा। आंसर कितना दे रखा है आपको 17 ऑलरेडी दे रखा है। अब आ जाओ इधर बेटे, इसी एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बनेगा 10 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 0 माइनस 3। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी 10 माइनस 3, आंसर इज माइनस 30। आंसर कितना है माइनस 30। देखो यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 30 आ रहा है। अगर y की वैल्यू 7 रखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 10 इंटू 7 माइनस 3, दिस इज 10 इंटू 4, आंसर कम्स आउट टू बी 40। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है आपका 40 आ रहा है। अगर 10 की वैल्यू 10 रख देंगे, y की वैल्यू 10 रख देंगे तो 10 इंटू 10 माइनस 3 हो जाएगा ये, दिस कम्स आउट टू बी 10 इंटू 7, आंसर कम्स आउट टू बी 70। कितना आंसर आ रहा है 70 आंसर आ रहा है। अब देखो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है आफ्टर फिलिंग इन द टू डायग्राम्स डू यू थिंक द टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। अब देखो बेटे ये सेम वैल्यू पे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, y की वैल्यू 0 आपने यहाँ पे पुट की, y की वैल्यू 0 आपने यहाँ पे पुट की। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होते तो ये सेम ही आंसर देते बेटे। जैसे बेटे अगर मैं बात करूँ 4x और 2 टाइम्स ऑफ 2x, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो एट x इज इक्वल्स टू 1, तो ये आंसर क्या देगा 4 इंटू में 1, ये आंसर क्या देगा 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ये देगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी 4 आया और यहाँ से भी कितना आया 2 इंटू 2, आंसर इज 4। तो बेटे अगर एक्सप्रेशन सेम हो तो आंसर भी तो बराबर वैल्यू देगा ना एक पॉइंट पे, तो बराबर वैल्यू नहीं आई तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, दोनों एक्सप्रेशन कैसे हैं अलग अलग हैं। चलिए अगले पे बढ़ते हैं बेटे। अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर इन द पिक्चर। आपको बताना है इस पिक्चर में जो नंबर दे रखे हैं उनका सम क्या होगा। अननोन वैल्यूज आर डिनोटेड बाय लेटर नंबर्स, जो जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता उसको लेटर नंबर से डिनोट कर रखा है। देयर आर मैनी वेज टू गो अबाउट इट, हेयर आर सम
सम ऑफ देम एडिंग रो वाइज, आपने रो वाइज ऐड किया, रो मतलब हॉरिजॉन्टली ऐड किया, जैसे मान लो ऐसे ही ऐसन, ठीक है, ऐसे ऐड किया है आपने, फिर ऐसे ऐड किया है, ऐसे ऐड किया है, फिर ऐसे ऐड किया है, ये लो। तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3 ये आ गया। तो इसका मतलब ऊपर कितना बन रहा है बेटा, 3 + 3 + 3 + 3, दिस कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ 3, इसको हम 4 टाइम्स ऑफ 3 लिख सकते हैं, ये लो। यहाँ पे क्या है, R + S, यहाँ पे देखो लेटर नंबर है ना, अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसका मतलब अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है तो जोड़ नहीं सकती। R + S यहाँ से भी देख लो बेटे, यहाँ से भी कितना है, 4 टाइम्स ऑफ 3 आ गया। इसको एक तो तरीका ये है सॉल्व करने का, और क्या तरीका था, मैंने देखा 3 ये रे बेटे, 3 ये रे, 8 बन गए, तो 8 टाइम्स ऑफ 3 प्लस में R + S, R + R, इसको ऐसे जोड़ दो, R + R, S + S, S + S, ये लो। इस तरीके से भी जुड़ सकता था, या 2 टाइम्स ऑफ, इन सब में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यह बनेगा 4 × 3 प्लस R प्लस में S, ऐसा भी लिख सकता था बेटे मैं, ऐसा भी हम क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो ये सारी सेम बात है। द 3 एक्सप्रेशन माइट सीम्स डिफरेंट, ये तीनों एक्सप्रेशन बेटे अलग अलग लगते होंगे, लेकिन फाइनल आंसर कैसा दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। वी कैन सिंप्लीफाई ईच वन एंड सी दैट दे ऑल आर सेम। आप क्या कर सकते हो, R S की अलग अलग वैल्यू पुट कर दो बेटे, R और S की इसमें भी मतलब अलग अलग, मतलब R = 1, S = 1 पुट करके देख लो, ये भी आंसर सेम देगा, ये भी आंसर सेम देगा, ये भी आंसर सेम देगा। अभी हमने ऊपर ही सीखा है, अगर आंसर सेम दे रहा है तो इसका मतलब एक्सप्रेशन कैसे हैं, बराबर हैं, सिंपल बात है ना।